हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। आज की क्लास में हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का चैप्टर 4A से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो है हैज़ार्डस प्रोसेसेस के लिए प्रोविजंस कंटेन करता है। ठीक है, तो सेक्शन 41A बात करता है कि एक साइट अप्रेजल कमेटी बननी चाहिए। साइट अप्रेजल कमेटी बेसिकली तब बनती है जब भी कोई नई फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई करती है ना, तो ऐसा नहीं होता कि बस एप्लीकेशन फॉर्म्स को देखते साथ ही उसे अप्रूवल मिल जाता है, बल्कि एक साइट अप्रेजल कमेटी होती है जो वहाँ पर जाकर बेसिकली मुआयना करती है उस जगह का। ठीक है, साइट का मुआयना करती है और वहाँ पर जो भी हैज़ार्डस प्रोसेसेस के लिए अगर ये फैक्ट्री बनाई जा रही है ना, तो वहाँ पे सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स या स्टैंडर्ड्स जो भी गवर्नमेंट सेट करती है उनके बारे में वो देखती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, नाउ साइट अप्रेजल कमेटी में जो मेंबर्स होंगे, सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है। अब इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, दो कैटेगरीज में यहाँ पर मैंने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले मैंडेटरी मेंबर्स देख लेते हैं जो हमेशा ही कमेटी का पार्ट रहते हैं। जिस स्टेट में ये साइट अप्रेजल कमेटी या SAC बन रही है, उस स्टेट का चीफ इंस्पेक्टर इसका चेयरमैन होगा। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जो कि वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत जो बोर्ड होता है, उसके एक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर लाएगी। और सेम उसी तरीके से एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के सेंट्रल बोर्ड का भी एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होगा। अब इसी तरह इन दोनों बोर्ड्स का स्टेट बोर्ड का भी एक एक मेंबर इस कमिटी में होगा। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, इन दोनों ही एक्ट्स में जो स्टेट बोर्ड बने हुए हैं उनके भी एक एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होंगे। इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव होगा डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इन दी स्टेट। ठीक है, स्टेट में एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और एक होगा एक्सपर्ट जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ में एक्सपर्ट होगा। ठीक है, प्रोफेशनल होगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ के फील्ड में। और एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होगा टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये तो होगा मैंडेटरी मेंबर्स। इसके अलावा कुछ एडिशनल मेंबर्स भी होते हैं जो टोटल 5 होते हैं। 5 एडिशनल मेंबर्स जिन्हें को ऑप्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक होगा साइंटिस्ट जो जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी उस हैज़ार्डस प्रोसेस के बारे में, जिस हैज़ार्डस प्रोसेस के लिए ये फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन मांग रही है। ठीक है, उसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव होगा उस लोकल अथॉरिटी का जिसके जुरिस्डिक्शन में वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई है। ओके, इसके अलावा मैक्सिमम 3 और लोगों को स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर अपॉइंट कर सकती है जैसे भी उसे ठीक लगते हैं। ओके, नाउ टाइमलाइन क्या होगी रिकमेंडेशन की? जब इस कमेटी को एप्लीकेशन मिलेगी प्रिस्क्राइब फॉर्म में, उस एप्लीकेशन डेट से 90 दिनों का टाइम इसके पास होता है स्टेट गवर्नमेंट को अपने रिकमेंडेशंस देने के लिए। सेंड इट्स रिकमेंडेशंस टू द स्टेट गवर्नमेंट विद इन 90 डेज। ठीक है, 90 दिन में अपनी रिकमेंडेशंस देनी है। अब यहाँ पे एक स्पेशल रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज़ के लिए। ऐसी फैक्ट्रीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है या कंट्रोल करती है, या फिर ऐसी कोई कंपनी है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है या कंट्रोल करती है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेटिव रखना होगा जिसे नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, उस मेंबर को नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है, लेकिन उसे अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। उसे बेसिकली ऐड करना है उस SAC में। ठीक है, नाउ पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। अब इस कमेटी के पास एक लीगल पावर भी है कि जो भी पर्सन अप्लाई कर रहा है फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए, उससे जो भी इन्फॉर्मेशन इस कमेटी को चाहिए वो मांग सकती है, और ये इसके पास पावर है। ठीक है, उस पर्सन को देनी ही होगी। नाउ ये कमेटी जो है ये सिंगल विंडो क्लियरेंस का भी काम करती है। जैसे ही इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर अप्रूव कर दिया, उसकी लोकेशन एक्सपेंशन ऑफ हैज़ार्डस फैक्ट्री अप्रूव कर दी, तो फिर इस कमेटी को ना सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स की परमिशन लेने की अलग से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बोर्ड्स बेसिकली फैक्ट्रीज़ में क्या होता है ना, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और स्पेशली हैज़ार्डस फैक्ट्री है, तो यहाँ पर जब इस स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल जब मिल जाता है, तो सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट अंडर वाटर पॉल्यूशन एक्ट और सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड ऑफ एयर पॉल्यूशन एक्ट, इनकी अलग से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली सिंगल विंडो क्लियरेंस का काम ये करता है। नाउ सेक्शन 41 भी कहता है कि ऑक्यूपायर को इन्फॉर्मेशन को कंपलसरी डिस्क्लोज करना होगा।
ये ऑक्यूपायर की लीगल ड्यूटी है कि जो भी फैक्ट्री जो वो इस्टेब्लिश कर रहा है जिसमें हैज़ार्डस प्रोसेस है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी होगी इसे। उस इन्फॉर्मेशन में क्या है, सबसे पहले तो उस हैज़ार्डस प्रोसेस से क्या खतरा हो सकता है, ठीक है। हेल्थ हज़ार्ड्स जो उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स और आसपास रहने वाली पब्लिक को हो सकते हैं, ठीक है। उनकी जो हेल्थ है उसे क्या नुकसान हो सकता है, और यहाँ पर दोनों ध्यान देना, वर्कर्स को भी और वहाँ पे उस फैक्ट्री के आसपास रहने वाली पब्लिक को भी, जनरल पब्लिक, ठीक है। और अगर कोई खतरा है भी तो उससे उभरने के क्या उपाय हैं, ठीक है, उससे निपटने के क्या उपाय हैं, इनके बारे में भी उसे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करनी होगी। अब ये खतरे आ कहाँ से रहे हैं, सबसे पहले तो उस हैज़ार्डस प्रोसेस के एक्सपोजर से, ठीक है, या तो उसके पास रहने से या फिर उसे हैंडल करने से ऐसे हैज़ार्डस मटेरियल और सब्सटेंसेस को, और इनके मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज या फिर किसी भी और प्रोसेस जिसमें ये हैज़ार्डस सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, उससे उभर कर ये जो हेल्थ हज़ार्ड्स हैं ये निकल कर आते हैं, ठीक है। अब ऑक्यूपायर ये इन्फॉर्मेशन किस किस को देगा, सबसे पहले तो उस फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको देगा, सबसे मैंडेटरी है, ठीक है। उसके अलावा चीफ इंस्पेक्टर को देगा, लोकल अथॉरिटी को देगा जिसके ज्यूरिसडिक्शन में उसकी फैक्ट्री है, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो उस डिस्ट्रिक्ट की म्यूनसिपैलिटी या फिर लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनको देनी ज़रूरी है। और उस फैक्ट्री के आसपास जो पब्लिक रहती है उसको भी ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी। वहाँ पर जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश थी ना, जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था, ये हैज़ार्ड हुआ था, वहाँ पर आसपास की पब्लिक को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है, उतनी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं थी। और अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती तो हो सकता था कि वहाँ पर इतना बड़ा एक्सीडेंट ना होता और लोगों की जान बच जाती, ठीक है। एक्सीडेंट फिर भी होता लेकिन फिर भी लोगों की जान बच सकती थी, ठीक है। इसीलिए इन चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है इस एक्ट में। नाउ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। अब देखो, जो भी ऑक्यूपायर होगा, जब उसकी फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में होगी ना और उसमें हैज़ार्डस प्रोसेस है, तो फिर उसे एक डिटेल्ड पॉलिसी बनानी होगी अपने वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी के लिए। इस पॉलिसी को चीफ इंस्पेक्टर और लोकल अथॉरिटी को भेजेगा, ठीक है। और ऑक्यूपायर मस्ट इन्फॉर्म द चीफ इंस्पेक्टर एंड लोकल अथॉरिटी अबाउट दी एनी चेंजेस मेड इन द पॉलिसी, ठीक है। ओरिजिनल जो पॉलिसी तुम बना रहे हो, ऑक्यूपायर बना रहा है, वो तो चीफ इंस्पेक्टर को भेजनी है, लोकल अथॉरिटी को भी भेजनी है। लेकिन अगर उस पॉलिसी में कोई चेंज भी कर रहे हो तब भी उसे चीफ इंस्पेक्टर और लोकल अथॉरिटी को भेजना पड़ेगा, ठीक है। और ये प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के हिसाब से रेगुलर इंटरवल्स में देना होगा, वो रूल्स के हिसाब से आएगा, वो अलग चीज़ है, ठीक है। नाउ इन्फॉर्मेशन अबाउट वेस्ट, जो भी हैज़ार्डस वेस्ट है उसकी क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशंस और बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसकी डिटेल्स देनी होगी, और उसे किस मैनर में डिस्पोज कर रहे हो आप, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। अब ऑन साइट इमरजेंसी प्लान और डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स, इसके बारे में भी जानकारी देनी है। ऑक्यूपायर को एक ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बनाना होगा जो इमरजेंसी के समय काम आएगा, और एक डिटेल्ड डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स भी बनाने होंगे इसे, ठीक है, अपनी फैक्ट्री के लिए। और ये दोनों ही ऑन साइट इमरजेंसी प्लान और डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स जो हैं ये चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए। और इनके बारे में कैसे पता होना चाहिए, सबसे पहले तो फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स को और जनरल पब्लिक लिविंग नियर बाय, ठीक है, जो आसपास जो पब्लिक रह रही है उन्हें भी ये पता होना चाहिए ये इमरजेंसी प्लान्स और डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स। नाउ सबसेक्शन 5, नोटिफिकेशन बिफोर स्टार्टिंग हैज़ार्डस प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दोनों में ही टाइम पीरियड 30 डेज़ का है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा कह रहा है कि ऑक्यूपायर को चीफ इंस्पेक्टर को बताना होगा अगर हैज़ार्डस प्रोसेस आपकी फैक्ट्री में है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, दोनों में ही 30 दिन का टाइम है, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है, यानी कि इस एक्ट के फोर्स में आने से पहले कोई फैक्ट्री बनी हुई है, तो फिर उस फैक्ट्री को इस एक्ट के फोर्स में आने के 30 दिन के अंदर अंदर चीफ इंस्पेक्टर को बताना होगा, ठीक है। एक्ट फोर्स में आई है आज, और आज से 30 दिन के अंदर अंदर उस एग्जिस्टिंग फैक्ट्री को चीफ इंस्पेक्टर को बताना होगा कि मेरी फैक्ट्री में ऑलरेडी ये हैज़ार्डस प्रोसेस चल रही है, ठीक है। अब जो फैक्ट्रीज बाद में बनी हैं या फिर ऐसी कोई फैक्ट्री हैं जो पहले हैज़ार्डस प्रोसेस नहीं थी उनके अंदर, लेकिन अब वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी कोई फैक्ट्रीज़ हैं तो उन्हें स्टार्ट करने के 30 दिन के पहले बताना होगा, ठीक है। मतलब अगर उन्हें आज स्टार्ट करनी है तो आज से, ऑल्दो उन्हें पता होगा कि उन्हें कब स्टार्ट करनी है ये प्रोसेस, तो आज से 30 दिन पहले उसे चीफ इंस्पेक्टर को बताना होगा। मतलब अगर आज इन्फॉर्म कर रहा है ना, तो आज इन्फॉर्म करने के 30 दिन बाद ही वो हैज़ार्डस प्रोसेस शुरू कर सकता है। और अगर
आप नहीं बताते हो चीफ इंस्पेक्टर को, तो फिर पेनल्टी भी हो सकती है, जिसमें आपकी फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और एडिशनल पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं जो इस एक्ट में दी हुई हैं। इसके अलावा मेजर्स फॉर हैंडलिंग हैजार्डस सब्सटेंसेस, आप हैजार्डस सब्सटेंसेस को अपनी फैक्ट्री में किस तरीके से हैंडल कर रहे हो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें प्रीवियस अप्रूवल चाहिए चीफ इंस्पेक्टर का। अब जो ऑक्यूपायर होगा उसे डिटेल मेजर्स बताने होंगे, ठीक है, और ये मेजर्स अप्रूव्ड होने चाहिए चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा। इन मेजर्स में हैजार्डस सब्सटेंस का किसी भी फैक्ट्री में हैंडलिंग, यूसेज या ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज इन्वॉल्व रहता है। उसके अलावा डिस्पोजल किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है, और इन मेजर्स को ना उस ऑक्यूपायर को पब्लिसाइज भी करना होगा। पब्लिसाइज यानी कि लोगों को भी बताना होगा। अब लोगों में कौन कौन है, फैक्ट्री के वर्कर्स हैं और अगेन जनरल पब्लिक जो उस फैक्ट्री के आसपास रह रही है उसको भी। नाउ साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हैजार्डस प्रोसेस। यहाँ पर 3 स्पेसिफिक ड्यूटीज़ हैं ऑक्यूपायर की। सबसे पहले तो उसे हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने होंगे। ये हेल्थ रिकॉर्ड्स किसके होंगे, वर्कर्स के होंगे सबसे पहले तो, ठीक है, जो उस हार्मफुल सब्सटेंस या फिर हैजार्डस सब्सटेंसेस से एक्सपोज्ड हैं, ठीक है, किस दौरान, या तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में, स्टोर करने में, हैंडल करने में या फिर ट्रांसपोर्ट करने में। और इन रिकॉर्ड्स को वर्कर्स खुद भी एक्सेस कर सकते हों, ठीक है, ये ज़रूरी है। नाउ यहाँ पर क्वालिफाइड सुपरवाइजर्स का अपॉइंट होना ज़रूरी है। ऑक्यूपायर को ऐसे क्वालिफाइड लोगों को अपॉइंट करना होगा जो ऐसे हजार्डस सब्सटेंसेस को सुपरवाइज हैंडल करने में सुपरवाइज कर सकें, ठीक है। दीज पर्सन्स मस्ट पोजेस, इनके पास एडिक्वेट या फिर सफिशिएंट क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस होना चाहिए उस हैजार्डस सब्सटेंस से रिलेटेड, उसको हैंडल करने से रिलेटेड, ठीक है, और वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए सुपरवाइज करने के लिए उस फैक्ट्री में। ऑक्यूपायर मस्ट प्रोवाइड ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज़ फॉर प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इन दी मैनर प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, ठीक है। बेसिकली ऑक्यूपायर्स को सारे वो नेसेसरी फैसिलिटीज़ और स्टेप्स अडॉप्ट करने होंगे जिससे वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब अगर कोई भी सवाल खड़ा होता है, ये जो स्पेशल पर क्वालिफाइड सुपरवाइजर्स को अपॉइंट किया जा रहा है, इनकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर का डिसीजन फाइनल होगा। तीसरी कंडीशन है कि वर्कर्स का मेडिकल एग्जामिनेशन हो। अब ये मेडिकल एग्जामिनेशन उन वर्कर्स का होगा जो या तो हैजार्डस सब्सटेंस के मैन्युफैक्चरिंग या हैंडलिंग में बंधे हुए हैं, किसी ना किसी तरीके से वो हैजार्डस सब्सटेंस के कांटेक्ट में है, ठीक है। अब ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ना, ये 3 बार होगा। सबसे पहले तो उसे हैजार्डस प्रोसेस में काम मिलने से पहले, ठीक है, उसकी क्या कंडीशन थी काम मिलने से पहले, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, जब वो काम कर रहा है उस दौरान ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट भी उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, और वो सच इंटरवल्स में होना चाहिए, यानी कि हर 12 महीने में एटलीस्ट एक बार उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना ही चाहिए, ठीक है। और जब वो काम ख़त्म कर चुका होगा, यानी जॉब छोड़ने के बाद, तब भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है, क्योंकि कई केसेस में कई हैजार्डस सब्सटेंसेस जो हैं वो इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखाते अपना, ठीक है, कई कुछ वक्त बाद दिखाते हैं, महीनों बाद, कई केसेस में इवन सालों बाद, ठीक है। इसीलिए जॉब छोड़ने के बाद भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है। नाउ पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्पेशल पावर है कि वो एक इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट कर सकती है। ये इंक्वायरी कमेटी क्यों अपॉइंट कर रही है? देखो, हैजार्डस फैक्ट्री है तो वहाँ पे अनयूजुअल थिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है। एग्जाम्पल भोपाल गैस ट्रेजेडी, इतना बड़ा एक्सीडेंट था, तो वहाँ पर एग्जाम्पल उसी का ले लेते हैं, चलो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, ठीक है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की, ठीक है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी जिसमें हैजार्डस प्रोसेस इन्वॉल्व थी। अब ये जो इंक्वायरी कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, ये हेल्थ और सेफ्टी को के बारे में इंक्वायरी करेगी, ठीक है, और इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगी कि उस फैक्ट्री में ये जो फेलियर हुआ है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये किन वजहों से हुआ है और किन मेजर्स और स्टैंडर्ड्स को अवॉइड करने की वजह से हुआ है, ठीक है। यानी फैक्ट्री ऑक्यूपायर ने कौन से ऐसे मेजर्स और स्टैंडर्ड्स थे जिन्हें अडॉप्ट नहीं किया या फिर माना ही नहीं, ठीक है। नाउ विच वर प्रिस्क्राइब्ड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर वर्कर्स, यानी ऐसे मेजर्स और स्टैंडर्ड्स जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड थे वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी के लिए और आसपास की अफेक्टेड पब्लिक के लिए भी, ठीक है। और यही इंक्वायरी कमेटी सजेशंस भी देगी कि ऐसे एक्सीडेंट्स को दोबारा होने से कैसे रोका जा सके, और सिर्फ इस फैक्ट्री में नहीं बल्कि हर जगह, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अगर मध्य प्रदेश में कोई एक्सीडेंट हो गया तो सिर्फ यहीं के लिए वो सजेशंस दे, ठीक है।
वो सजेशंस जो हैं वो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है तो पूरे इंडिया के लिए होंगे वो, ठीक है, ताकि अगर दोबारा कहीं एक्सीडेंट हो तो ऐसा ना हो कि इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट करके फिर वहाँ पे ये सब चीज़ें हैंडल की जा रही हैं। हम ऑलरेडी जब उस चीज़ को रोक सकते हैं, एक्सीडेंट को रोक सकते हैं, तो क्यों ना रोकें, है ना। तो ये भी करेगी। अब उस कमेटी में कुल 3 लोग होंगे, उसका कॉम्पोजिशन जो है 3 लोग होंगे, उसमें एक चेयरमैन होगा और 2 अदर मेंबर्स होंगे, ठीक है। और किस चीज़ पर उसे इन्वेस्टिगेशन करनी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और उन मेंबर्स का, इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर जो है वो कब तक अपने ऑफिस में अपनी पोस्ट पर रहेंगे ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो इंक्वायरी कमेटी है इसकी जो भी रिकमेंडेशंस होंगी वो सिर्फ एडवाइज़री है नेचर में, ठीक है। ये किसी भी तरीके का कोई अवार्ड नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, सिर्फ एडवाइज़री हैं, एडवाइजरी रिकमेंडेशंस हैं। सेक्शन 41E इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स की बात करता है। बेसिकली अगर गवर्नमेंट को पता चलता है कि कोई भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए नहीं है, ठीक है, और ये हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई ऐसा केमिकल है जो रिसेंटली इन्वेंट हुआ है, ठीक है, अब वो फैक्ट्रीज़ में फ्यूचर में यूज़ होना शुरू होगा, अब उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट अपने स्टैंडर्ड्स नहीं बना सकती ना। इसीलिए अगर जब भी गवर्नमेंट को पता चलता है कि किसी फैक्ट्री में कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है किसी पर्टिकुलर हैज़ार्डस प्रोसेस के लिए, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो गुड नहीं है, उतने अच्छे नहीं हैं आज के हिसाब से, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एक इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स सेट कर सकती है, ठीक है। अगेन याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स कैन बी इशूड, कब इशू कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट 2 कंडीशंस में इशू करेगी। सबसे पहले तो सिचुएशन 1 है कि वहाँ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं ही नहीं प्रेजेंट कंडीशंस के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर हैज़ार्डस प्रोसेस या फिर क्लास ऑफ हैज़ार्डस प्रोसेस जो है वो उसके लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है। एग्जांपल, कोई नई केमिकल प्रोसेस है जिसे इन्वेंट किया गया है और उसके लिए रूल्स हैं ही नहीं, कैसे होंगे, उस केमिकल प्रोसेस को ही रिसेंटली इन्वेंट किया गया है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है कि एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स इनएडिक्वेट हैं, मतलब कि नए साइंटिफिक एविडेंसेस बताते हैं कि इस केमिकल को रखने से बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, ठीक है, लेकिन पहले हमें नहीं पता था कि इससे ज़्यादा खतरे हो सकते हैं, तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो तो अब इनएडिक्वेट हो गए ना, उनका तो कोई उतना ज़्यादा इफेक्टिव ही नहीं रहे वो, इसीलिए यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अपडेट कर सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों में से एक बॉडी को डायरेक्ट करेगी कि भैया तुम स्टैंडर्ड्स बनाओ। ये कौन सी बॉडीज़ हैं? सबसे पहले तो डायरेक्टर जनरल है फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स का, ठीक है, या फिर किसी भी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट करेगी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर हैज़ार्डस प्रोसेसेस के लिए बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और ये जो एक्सपर्ट्स होंगे ये सूटेबल इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। नाउ इनका ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनका लीगल इफेक्ट क्या होगा? सेम लीगल इफेक्ट होगा जिस तरीके से फैक्ट्रीज एक्ट के रूल्स में दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ 41F परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर टू केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये सेक्शन जो है वो बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बारे में बताता है, जिससे अगर वर्कर्स एक्सपोज होते भी हैं तो उन्हें खतरा ना हो, उनकी जान को या हेल्थ को खतरा ना हो, ठीक है। मैक्सिमम सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर। नाउ मैक्सिमम परमिसिबल थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन एनी फैक्ट्री, ये बताएगी। एनी फैक्ट्री, कोई सिर्फ हजार्डस नहीं, एनी फैक्ट्री, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि ये चीज़ें जो हैं ये सेकेंड शेड्यूल में इस एक्ट के दी हुई हैं, ठीक है। आपको इसमें सिर्फ यही याद रखना है कि इस एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में परमिसिबल लिमिट्स दी हुई हैं एक्सपोजर टू हैज़ार्डस सब्सटेंसेस। पावर टू चेंज लिमिट्स ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पर दी हुई है। वो करंट लिमिट्स को या तो टू हाई या डेंजरस हैं तो चेंज कर सकती है, ठीक है। अननेसेसरी हैं तो फिर उन्हें रिलैक्स भी कर सकती है, ओके, या फिर किसी नई चीज़ को ऐड भी कर सकती है। सेक्शन 41G बात करता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। यहाँ पर बेसिकली ये सेक्शन कह रहा है कि एक सेफ्टी कमेटी बना लो आप, ठीक है, सेफ्टी कमेटी बना लो। अब इस सेफ्टी कमेटी में कौन कौन होगा? सबसे पहले तो इस सेफ्टी कमेटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? कोई भी ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर हैज़ार्डस प्रोसेस चल रही है वहाँ पर वर्कर्स को ज़्यादा पता होगा इंस्टेड ऑफ मैनेजमेंट, या ऑल्दो मैनेजमेंट को सब पता होता है बट स्टिल वर्कर्स जो एक्चुअली वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें भी इफेक्ट हो रहे हैं वो, ठीक है, तो उन्हें भी डिसीजन मेकिंग पावर तो मिलनी चाहिए। तो ये सेक्शन कहता है कि सेफ्टी कमिटीज़ बना लो।
हर ऑक्यूपायर को अपनी फैक्ट्री में जिसमें हैजार्डस प्रोसेस चल रही है या फिर हैजार्डस सब्सटेंसेस को हैंडल किया जाता है सेफ्टी कमेटी बनानी होगी। इस सेफ्टी कमेटी में वर्कर्स और मैनेजमेंट के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक है, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेफ्टी कमेटी? इसका पर्पस क्या होगा? सबसे पहले वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना, ठीक है, उनकी सेफ्टी और हेल्थ को मेंटेन रखना, और जो भी सेफ्टी मेजर्स वहाँ पर उठाए गए हैं उस फैक्ट्री में उन्हें पीरियोडिकली यानी रेगुलर इंटरवल्स पर रिव्यू भी करते रहना। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो रिटर्न ऑर्डर के ज़रिए किसी फैक्ट्री को एग्जेम्प्ट भी कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को राइटिंग में रीजंस देने होंगे कि उसे क्यों एग्जेम्प्ट किया हुआ है किसी फैक्ट्री को। नाउ डिटेल्स ऑफ सेफ्टी कमेटी। प्रिस्क्राइब्ड रूल्स मेड अंडर द एक्ट विल स्पेसिफाई, यानी जो सेफ्टी कमेटी का कॉम्पोजिशन क्या होगा, उसके जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर क्या होगा, उनके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होंगे, ये सभी डिटेल्स प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के ज़रिए बताई जाएंगी। सेक्शन 41H बात करता है राइट ऑफ वर्कर्स टू वॉर्न अबाउट इमिनेंट डेंजर। कोई भी हैजार्डस प्रोसेस वाली जो फैक्ट्री है, ठीक है, जहाँ पर वर्कर्स की जान को खतरा है, तो वहाँ पे अब क्या होता है, वर्कर्स एक्चुअली काम कर रहे हैं ना फैक्ट्री में, तो उन्हें एक्सीडेंट के बारे में सबसे पहले पता चलेगा, है ना, क्योंकि वो काम कर रहा है तो उसे एक्चुअली दिख जाएगा कि एक्सीडेंट होने वाला है या फिर कोई ऐसा खतरा आने वाला है, ठीक है। तो अब वर्कर को अगर ऐसा लगता है, वर्कर्स एंगेज्ड इन हैजार्डस प्रोसेस, और अगर उसे रीजनेबल एप्रीहेंशन है, यानी उसे सचमुच लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पर खतरा हो सकता है, इमीडिएट डेंजर या इमिनेंट डेंजर हो सकता है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो ऑक्यूपायर को बताएगा, ठीक है। ऑक्यूपायर को या तो डायरेक्टली बताएगा या फिर सेफ्टी कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव के जरिए। अब वो किस किस को बता सकता है? ऑक्यूपायर या तो फैक्ट्री के एजेंट को, फैक्ट्री के मैनेजर को, या फिर कोई भी इंचार्ज जो उस फैक्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए जहाँ पर वो डेंजर आने वाला है या हो सकता है, उसे बताएगा, ठीक है, या तो डायरेक्टली या फिर सेफ्टी कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए। और उसी समय वर्कर को इंस्पेक्टर को भी ये बात बतानी होगी, इंस्पेक्टर के नोटिस में ये चीज़ लानी होगी। अब क्योंकि उसने मैनेजमेंट को ये चीज़ें बता दी हैं, मैनेजमेंट मतलब ऑक्यूपायर, एजेंट या मैनेजर, तो मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर मैनेजमेंट को लगता है कि हाँ ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये इससे खतरा पैदा हो सकता है, तो फिर मैनेजमेंट इमीडिएट रेमेडियल एक्शन लेगा, ठीक है। और रेमेडियल एक्शन लेने के बाद, यानी उसको उसकी जो डेंजर है उसकी रेमेडी लेने के बाद, रेमेडी करने के बाद जो रिपोर्ट है उसे नियरेस्ट इंस्पेक्टर को भेजनी होगी कि उसने क्या एक्शन लिया है इस डेंजर से निपटने के लिए, ठीक है, सुलझाने के लिए क्या स्टेप्स उसने लिए हैं, उसकी रिपोर्ट देनी होगी। अब अगर मैनेजमेंट डिसएग्री करता है, यानी वर्कर को लग रहा था कि खतरा है लेकिन असल में कोई खतरा नहीं था, ऐसा मैनेजमेंट को लग रहा है, ठीक है, तो फिर वो ऑक्यूपायर, एजेंट, मैनेजर या पर्सन इंचार्ज जो है वो सबसे पहले तो नियरेस्ट इंस्पेक्टर को तब भी बताएगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसे लग रहा है कि खतरा नहीं है तो इंस्पेक्टर को बताने की क्या ज़रूरत है, इंस्पेक्टर को तब भी बताना होगा। और इमिनेंट डेंजर था या नहीं था, इस पर इंस्पेक्टर का डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है, इमिनेंट डेंजर और नॉट, इस पर इंस्पेक्टर का डिसीजन फाइनल होगा। नाउ चैप्टर 5 जो है वो वेलफेयर के बारे में बात करता है, ठीक है, और यहाँ से कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं जिनको याद रखने की बहुत ज़रूरत है, एग्जाम में ये आते हैं, ठीक है। सेक्शन 42 वॉशिंग फैसिलिटीज़ की बात करता है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है इसमें। वॉशिंग फैसिलिटीज़ मतलब कि जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए एडिक्वेट और सूटेबल वॉशिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए मेल और फीमेल वर्कर्स के लिए, और कन्वीनियंटली एक्सेसिबल होने चाहिए, और हमेशा उन्हें साफ़ कंडीशन में, क्लीन कंडीशन में रखना चाहिए। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर स्टैंडर्ड्स भी सेट कर सकती है इसके लिए। फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स, कई वर्कर्स हो सकता है कि उनके कपड़े काम करने के दौरान या तो फट जाएं या फिर गीले हो जाएं, कुछ भी हो सकता है ना, तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए कि वर्कर्स अपने जो कपड़े हैं उन्हें चेंज कर सकें या फिर रख सकें अगर कोई वो एक्स्ट्रा पेयर लाए हैं तो, ठीक है। और ये सेफ़ प्लेस होनी चाहिए उनके पर्सनल क्लोथ्स के लिए, और एक जगह कपड़ों को सुखाने के लिए भी होनी चाहिए। सेक्शन 44 फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग, अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। देखो फैक्ट्री में कई काम ऐसे होते हैं जो खड़े होकर ही किए जा सकते हैं, तो वर्कर्स जो बहुत समय तक खड़े होकर काम करते हैं, ये सेक्शन कहता है कि उनके लिए बैठने की फैसिलिटी भी करो, क्योंकि लगातार खड़े रहने से, लॉन्ग आवर्स तक खड़े रहने से
ओवर दी टाइम कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनमें बैक पेन, लेग स्वेलिंग और वेरिकोज वीन्स भी हो सकती हैं। वेरिकोज वीन्स ऑल्दो आप अपने घरों में भी हो सकता है, आपके घरों में हो, हमारी मेनली मदर्स को ये चीज़ें होती हैं क्योंकि वो कई घंटों तक खड़े रहकर काम करती हैं। तो वेरिकोज वीन्स एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हाउस होल्ड मदर्स में भी देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है मेनली बहुत लंबे समय तक खड़े रहने से। तो ये सेक्शन कहता है कि ये चीज़ वर्कर्स में जब होती है ना तो उन्हें बैठने की फैसिलिटीज देनी चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट्स फॉर वर्कर्स हु स्टैंड, ऑल वर्कर्स हु आर ऑब्लाइज्ड टू वर्क इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, यानी खड़े रहकर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए सूटेबल अरेंजमेंट्स करो बैठने के लिए, ठीक है, जिन्हें मेंटेन भी करना चाहिए, और ताकि वर्कर्स जब भी उन्हें ब्रेक मिले तो वो बैठ सकें और वहाँ पर आराम कर सकें। ओके, नाउ सबसेक्शन 2 कहता है कि चीफ इंस्पेक्टर के पास एक पावर है जो सीटिंग ड्यूरिंग वर्क के बारे में है। अगर चीफ इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि किसी भी फैक्ट्री में एंगेज जो वर्कर्स हैं वो एंगेज हैं किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या फिर किसी पर्टिकुलर रूम में हैं, और चीफ इंस्पेक्टर को ऐसा लग रहा है कि यार ये काम जो है ना, ये जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये तो बैठकर भी की जा सकती है, तो फिर चीफ इंस्पेक्टर वहाँ पर एक रिटर्न ऑर्डर देगा ऑक्यूपायर को, ठीक है, और कहेगा कि इन वर्कर्स के लिए सीटिंग अरेंजमेंट्स करो बिफोर स्पेसिफाइड डेट, जो डेट ऑक्यूपायर जो चीफ इंस्पेक्टर बताएगा उससे पहले, और ऐसे जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं ये प्रैक्टिकेबल होने चाहिए, एज में भी प्रैक्टिकेबल। ठीक है, नाउ एग्जेम्पशन बाय स्टेट गवर्नमेंट, अगेन स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि सबसेक्शन 1 के जो प्रोविजंस हैं वो किसी स्पेसिफिक फैक्ट्री पर अप्लाई ना हो, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है। सेक्शन 45 फर्स्ट एड अप्लायंसेस के बारे में बात करता है। अब देखो फैक्ट्रीज़ हैं, डेंजरस प्रोसेस है, मशीनरीज़ हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी से तो एक्सीडेंट तो हो सकते हैं, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ये सेक्शन कहता है कि फर्स्ट एड बॉक्सेस या फिर कपबोर्ड्स इंस्टॉल करो। ठीक है, हर फैक्ट्री में, ठीक है, सिर्फ हज़ार्डस नहीं, हर फैक्ट्री में फर्स्ट एड बॉक्सेस और कपबोर्ड्स वहाँ पर इंस्टॉल करो जिसमें प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स होंगे। अब ये कंटेंट्स गवर्नमेंट बताएगी कि उसमें फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होगा। उसमें बैंडेज हो सकते हैं, एंटीसेप्टिक्स, मेडिसिन, पेन रिलीफ स्प्रेस हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो भी फर्स्ट एड में होने चाहिए नॉर्मली, ठीक है, दवाइयाँ वगैरह। और दे मस्ट बी रेडली एक्सेसिबल ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स, यानी जब तक वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं ये रेडली एक्सेसिबल होने चाहिए, हर वर्कर उनको एक्सेस कर सके। अब कितने फर्स्ट बॉक्स होने चाहिए? हर 150 वर्कर्स में एक फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है, 150 वर्कर्स में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना ही चाहिए। ये नंबर ज़रूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ना ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड एक वर्ड आता है, ये आगे भी आएगा और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसे। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड क्या होता है? इसका मतलब है कि नॉर्मल नंबर ऑफ वर्कर्स जो एक शिफ्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, ये होता है ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड। तो फर्स्ट एड बॉक्स 150 वर्कर्स पर एक। अब ओनली प्रेस्क्राइब्ड कंटेंट्स फर्स्ट एड बॉक्स में होने चाहिए, यानी जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर रही है सिर्फ वही कंटेंट्स फर्स्ट एड बॉक्स में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑक्यूपायर ने अपने कपड़े रख दिए उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर्सन इंचार्ज होना चाहिए, एक फर्स्ट एड बॉक्स के लिए एक इंचार्ज भी होना चाहिए जो सेपरेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, और इसके पास ये जो पर्सन होगा ना, इसके पास एक सर्टिफिकेट होगा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए, जिसे रिकॉग्नाइज कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये हमेशा रेडली अवेलेबल होना चाहिए वर्किंग आवर्स के दौरान, ठीक है। इसे इस तरीके से मान लो कि ये फर्स्ट एड बॉक्स है और यहाँ पर ये इंसान है, ठीक है, और कोई भी वर्कर जो आ रहा है वो बेसिकली इसकी मदद लेगा फर्स्ट एड बॉक्स के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वर्कर को पता ही हो उसकी जो भी उससे प्रॉब्लम हो रही है फर्स्ट एड बॉक्स पर जो आया है वो, उसे कौन सी दवाई लेना ज़रूरी है, कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो पर्सन होगा ना ये सर्टिफाइड होगा, ठीक है, और हमेशा अवेलेबल यहाँ पर होना चाहिए। अब ये सेक्शन एम्बुलेंस रूम की भी बात करता है। अब देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में हो सकता है कि फ़र्स्ट एड बॉक्स काम ना कर पाए पूरी तरह से, तो ऐसी फैक्ट्रीज़ जहाँ पर 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पर एक एम्बुलेंस रूम भी होना चाहिए, ठीक है। अब एम्बुलेंस रूम में क्या क्या होगा? सबसे पहले तो इसकी जो साइज़ और इक्विपमेंट्स हैं वो प्रेस्क्राइब्ड होंगे, गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। इट मस्ट बी इन चार्ज ऑफ अ मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ एज प्रेस्क्राइब्ड। अब पहले क्या था? फर्स्ट एड बॉक्स के केस में क्या था? एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन था जो सर्टिफाइड था फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में। एम्बुलेंस रूम के केस में एक मेडिकल या फिर नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए जो प्रेस्क्राइब्ड होगा, और ये भी हमेशा रेडली अवेलेबल होनी चाहिए वर्किंग आवर्स के दौरान फैक्ट्री में। सेक्शन 46 कैंटीन्स की बात करता है। कैंटीन्स बेसिकली खाना खाने के लिए जगह होती है। तो हर वो फैक्ट्री जहाँ पर
250 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड हैं, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कैंटीन के लिए, ठीक है। तो ऑक्यूपायर को एक कैंटीन बनानी होगी और मेंटेन भी करनी होगी वर्कर्स के यूज़ के लिए। अब इन रूल्स में क्या क्या होगा? सबसे पहले तो विदाउट द प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर, सच रूल्स मे प्रोवाइड फॉर स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स अबाउट कैंटीन रिलेटेड मैटर्स टू, बट ये स्पेसिफिक प्रोविजंस तो होंगे ही होंगे। सबसे पहले क्या? डेट बाय विच सच कैंटीन शैल बी प्रोवाइडेड, यानी स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि इस तारीख से पहले कैंटीन वर्कर्स के लिए तैयार हो जानी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगी जिसके हिसाब से कैंटीन को कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए, एकोमोडेशन या फिर फर्नीचर वगैरह जो कैंटीन में इंस्टॉल होंगे, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। उसमें कौन सा खाना दिया जाएगा, उसके चार्जेस क्या होंगे खाने के, ये भी स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। और एक मैनेजिंग कमिटी इस कैंटीन के लिए भी बनाई जाएगी, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द कैंटीन, ठीक है। यानी कैंटीन को मैनेज करने के लिए वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है। आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर in running the canteen which are not taken into account in fixing the cost of foodstuffs which shall be borne by the employer। बेसिकली कैंटीन को चलाने के लिए जो आइटम आ रहे हैं बेसिकली जो फर्नीचर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लाइटिंग हो सकती है, लाइट का बिल हो सकता है, तो एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करेगा कि इन सभी का खर्चा भी वर्कर से निकलवा रहा है खाना महंगा करके, ऐसा नहीं करेगा। ये जो खर्चे होंगे ये एम्प्लॉयर खुद से देगा उस कैंटीन के लिए, ओके। Now, the delegation to the chief inspector, subject to such conditions as may prescribe the power to make rules under clause C, state government can, okay, state government की rule making power है chief inspector के लिए, तो वो उतनी important नहीं है, ठीक है। Now, section 47 shelters, rest room और lunch room की बात करता है। देखो 150 से ज़्यादा वर्कर्स अगर किसी फैक्ट्री में हैं, ठीक है, अगेन ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड हैं, तो फिर एक एडिक्वेट और सूटेबल शेल्टर या रेस्ट रूम दिया जाना चाहिए और उसे मेंटेन भी रखना चाहिए। उस शेल्टर या रेस्ट रूम में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी होगी और इस शेल्टर या रेस्ट रूम में वर्कर्स वो खाना खाएंगे जो वो घर से लेकर आए हैं, ठीक है, घर से डब्बा लेकर आए हैं, टिफ़िन लेकर आए हैं और शेल्टर या रेस्ट रूम में बैठकर खा रहे हैं। अब कोई भी अगर कैंटीन मेंटेन की गई है सेक्शन 46 में, शैल बी रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सबसेक्शन, तो उसे इस सबसेक्शन की रिक्वायरमेंट में आना जाएगा। और अगर ऐसा लंच रूम एग्जिस्ट करता है तो कोई भी वर्कर वर्क रूम में खाना नहीं खाएगा, ठीक है। अगर ये जो शेल्टर या रेस्ट रूम है, लंच रूम है, एग्जिस्ट करता है किसी फैक्ट्री में, तो फिर वर्कर्स जो हैं वर्क रूम में खाना नहीं खाएंगे, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर खाना नहीं खाएंगे, इस शेल्टर में ही खाएंगे। अब ये जो शेल्टर्स हैं ये सफिशिएंटली लाइटेड और वेंटिलेटेड होने चाहिए और ठंडी और साफ़ जगह, ये साफ़ कंडीशन में होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इस शेल्टर और रेस्ट रूम के कंस्ट्रक्शन, एकोमोडेशन, फर्नीचर से रिलेटेड प्रोविजंस बना सकती है, ठीक है, और किसी भी फैक्ट्री को एग्जेम्प्ट भी कर सकती है। सेक्शन 48 क्रेचेस की बात करता है। क्रेच बेसिकली वो जगह होती है जो बच्चों के लिए होती है, जहाँ पर बच्चों की देखभाल की जाती है जब वो अपने माँ बाप से अलग होते हैं, ठीक है। इसे डे केयर भी कह सकते हैं, जो शायद आपने सुना होगा। तो ये सेक्शन कहता है कि हर वो फैक्ट्री जहाँ पर 30 से ज़्यादा वुमन वर्कर्स हैं, ठीक है, ध्यान देना, सिर्फ वर्कर्स नहीं, वुमन वर्कर्स हैं, ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पर क्रेच होने चाहिए, ठीक है, सूटेबल रूम्स होने चाहिए जहाँ, और उन रूम्स में वुमन वर्कर्स के उन बच्चों को रखा जाएगा जो 6 साल से कम के हैं, चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एडिक्वेट एकोमोडेशन होना चाहिए, यानी जो भी क्रिब्स हैं, बेड, प्ले एरिया बच्चों के लिए, फीडिंग एरिया, वॉशिंग एरिया, इन सभी की प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। एडिक्वेटली लाइटेड और वेंटिलेटेड होना चाहिए, क्लीन और सैनिटरी कंडीशन में होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, सैनिटेटेड होना चाहिए, ठीक है। और ये जो क्रेच होगा ना, क्रेच रूम होगा, ये एक वुमन जिसे ट्रेनिंग मिली हुई है बच्चों और इन्फेंट्स के केयर के लिए, उसके चार्ज में होना चाहिए, वो यहाँ पर इंचार्ज होनी चाहिए, एक वुमन वर्कर, ठीक है। नाउ एडिशनल रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है लोकेशन और स्टैंडर्ड्स के लिए। अगेन वही जो शेल्टर रेस्ट रूम से रिलेटेड था, सिमिलर वहाँ यहाँ पर भी हैं। रिक्वायरिंग द प्रोविजंस इन फैक्ट्रीज टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज एडिशनल फैसिलिटीज़ फॉर द केयर ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें बच्चों के कपड़े जो हैं उनको धोने के लिए या फिर चेंज करने की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, फ्री मिल्क और रिफ्रेशमेंट्स या फिर दोनों को उन बच्चों को प्रोवाइड करने की फैसिलिटीज़, ठीक है, या फिर
रिक्वायरिंग फैसिलिटीज़ फॉर मदर्स टू फीड देयर चिल्ड्रन एट नेसेसरी इंटरवल्स। बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग की ये बात कर रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग या फिर जो मदर्स होती हैं उन बच्चों की, उन्हें नेसेसरी इंटरवल्स में अपने बच्चों को खाना खिलाने की प्रोविजंस भी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, रूल्स बना सकती है। सेक्शन 49 वेलफेयर ऑफिसर की बात करता है, ठीक है। तो बेसिकली लार्ज फैक्ट्रीज जो हैं जहाँ पर 500 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पर सच नंबर ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स होने चाहिए एज प्रिस्क्राइब्ड। अब वो नंबर कितना होगा? हो सकता है हर 500 वर्कर्स पर एक वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। 500 से 1000 पर एक वेलफेयर ऑफिसर, 1000 से 2000 पे 2 वेलफेयर ऑफिसर्स हो गए, ठीक है। मेनली 500 से 1000 पर एक हो गया। अब उसके बाद हो सकता है ज़्यादा रखने हो तो 1000 से 2000 पे 2 वेलफेयर ऑफिसर्स रख दिए, क्योंकि फैक्ट्री बड़ी है ऑलरेडी। अब इन वेलफेयर ऑफिसर्स की जो भी ड्यूटीज़, क्वालिफिकेशंस, कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी, ओके। तो इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट इतना है कि हर 500 वर्कर्स पर एटलीस्ट एक वेलफेयर ऑफिसर होना ही चाहिए। या फिर आप सिर्फ 500 वर्कर्स की लिमिट याद रखो, 500 वर्कर्स हैं तो वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट कर लो। सेक्शन 50 बात करता है पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर। ये स्टेट गवर्नमेंट की रूल मेकिंग पावर है इस चैप्टर के लिए, 42 से 49 के लिए, ठीक है। तो इसे आप बस एक बार पढ़ लीजिए। ये हर चैप्टर, हर सेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट की रूल मेकिंग पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो इसे आप बस एक बार पढ़ लीजिएगा, ओके। नाउ चैप्टर 6 यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। और आई होप आपको सब अब तक समझ में आ रहा है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।